उसके साथ साथ आपका टाइम भी सेव होता है, क्योंकि आपको एक्जेक्टली पता है क्या आप लिखने जा रहे हो। ऐसा नहीं कि लिखते लिखते आपका माइंड ब्लैंक हो गया और हाथ में लिखना बंद कर दिया और आप सोचने लगे कि आगे क्या लिखूं। ये सब चैलेंजेस आपको नहीं फेस करने पड़ते अगर आप पहले से आंसर की पिक्चर माइंड में बना लेते हो। तो देखो केस स्टडी के आंसर में सबसे पहले बात आती है इंट्रोडक्शन की। क्या लिखोगे आप इंट्रोडक्शन में? जनरली देखो स्टूडेंट्स ये गलती कर देते हैं, केस स्टडी के आंसर को लिखते वक्त इंट्रोडक्शन में केस स्टडी के फैक्ट्स लिख देते हैं। बट देखो ये ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस है नहीं। क्यों? क्योंकि देखो फैक्ट्स तो सारे के सारे यूपीएससी ने केस स्टडी के क्वेश्चन में दिए ही है ना, दोबारा से उनको आइडेंटिफाई करके इंट्रोडक्शन में लिखने का कोई फायदा नहीं है। वैसे भी आपके पास टाइम काफी ज़्यादा कम है, आपके पास स्पेस भी कम है। हालांकि एथिक्स में स्पेस की इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, बट टाइम तो आपका वेस्ट होता है ना। आप मुझे एक बात बताइए, जब आप जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, इवन एथिक्स में जो थ्योरी पार्ट लिखते हो, क्या उसमें आप क्वेश्चन के फैक्ट्स शुरू में लिखते हो भाई? नहीं लिखते ना। तो आप केस स्टडी के आंसर में एथिकल डायलेमास और एथिकल कंसर्न्स या फिर एथिकल इश्यूज के बारे में लिखिए। एग्जांपल की सहायता से देखते हैं। ये केस स्टडी यूपीएससी के दौरान 2015 में पूछी गई थी। इस केस स्टडी में क्या है, कोई मेजर फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उस मेजर फार्मास्यूटिकल कंपनी की R&D लेबोरेटरी में किसी साइंटिस्ट को पता लगता है कि कंपनी की एक जो बेस्ट सेलिंग वेटनरी ड्रग है, वेटनरी ड्रग मतलब पशुओं के लिए इस्तेमाल होने वाली ड्रग, उस वेटनरी ड्रग में पोटेंशियल है एक इनक्यूरेबल, मतलब एक ऐसा डिजीज जिसका अभी तक इलाज नहीं है, वो लीवर से संबंधित है। तो उस वेटनरी ड्रग में पोटेंशियल है एक इनक्यूरेबल लीवर डिजीज का इलाज करने का। और ये जो डिजीज है ना, इनक्यूरेबल लीवर डिजीज, ये ट्राइबल इलाकों में ज्यादा फैलता है। समझ गए? पशुओं के लिए इस्तेमाल होने वाली एक ड्रग है, उसके बारे में पता लगता है ये ट्राइबल इलाकों में फैलने वाले एक इनक्यूरेबल लीवर डिजीज का भी इलाज कर सकती है। बट देखो, चूंकि ये ड्रग अभी फिलहाल पशुओं के लिए इस्तेमाल होती है, अगर इसको ह्यूमन बींग्स के लिए इस्तेमाल करने वाला बनाना है तो इस पर रिसर्च करनी पड़ेगी, ऑलमोस्ट 50 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। लेकिन ये भी पता है कि चूंकि ये जो इनक्यूरेबल लीवर डिजीज है जिसका कोई इलाज नहीं है, ये ट्राइबल इलाकों में ज्यादा फैलता है, मतलब गरीब लोगों को ये ज्यादा होता है, तो 50 करोड़ रुपए का जो खर्चा किया जाएगा ह्यूमन बींग्स के इस्तेमाल के लिए, इस दवाई को शेप करने के लिए, तो वो 50 करोड़ का खर्चा रिकवर नहीं हो पाएगा, ऐसी संभावना है, क्योंकि गरीब लोग तो ज्यादा महंगी दवाई खरीद नहीं सकते ना। तो ये पूरी सिचुएशन है। अब इस पूरी सिचुएशन में आप इस फार्मास्यूटिकल कंपनी के सीईओ को, और आपको पता लगता है कि ऐसा ऐसा ये इनक्यूरेबल लीवर डिजीज के लिए दवाई बनाई जा सकती है, ऑलरेडी हमारी जो एक दवाई है उसी पे और ज्यादा रिसर्च करके, तो आपको इस केस स्टडी में जो एक्शंस आप ले सकते हो उनको आइडेंटिफाई करना है, और दूसरे पार्ट में आपके एक्शंस के प्रोस एंड कॉन्स को इवैल्यूएट करना है। तो इस केस स्टडी में आप इंट्रोडक्शन क्या लिखोगे? जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ स्टूडेंट्स केस स्टडी के इंट्रोडक्शन में फैक्ट्स लिख देते हैं, तो इससे काफी टाइम चला जाता है, स्पेस भी चला जाता है। फैक्ट्स लिखना मतलब फैक्ट्स तो ये हो गया ना कि यू आर सीईओ, कंपनीज बेस्ट सेलिंग वेटनरी ड्रग कैन बी यूज्ड फॉर इनक्यूरेबल लीवर डिजीज, ये एक फैक्ट है। नेक्स्ट फैक्ट ये है, ह्यूमन वेरिएंट बनाने के लिए 50 करोड़ का खर्चा आएगा। नेक्स्ट फैक्ट ये है कि ये जो दवाई है ना, ह्यूमन वेरिएंट है, इसका इस्तेमाल ज्यादा होगा ट्राइबल इलाकों में, गरीब लोगों के लिए, तो खर्च की पूर्ति कर पाना मुश्किल होगा। तो ये सारे फैक्ट्स तो ऑलरेडी क्वेश्चन में मौजूद है ना। तो आप इंट्रोडक्शन में एथिकल डायलेमास, एथिकल कंसर्न्स या फिर एथिकल इश्यूज को रिकॉग्नाइज करोगे। आप ऐसा करते हो 30%, तो आपका जो आंसर है वो कंप्लीट हो जाता है। तो बताइए इस केस में क्या क्या एथिकल डायलेमास, एथिकल इश्यूज या फिर एथिकल कंसर्न्स जो हैं वो मौजूद हैं। तो इस केस स्टडी में कुछ एथिकल डायलेमास देखो इस प्रकार से हैं। सबसे पहले तो जो आपने सोच लिया होगा, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी वर्सेस वेलफेयर ऑफ पोवर्टी स्ट्रिकन ट्राइबल पॉपुलेशन। एक तरफ कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वर्सेस दूसरी तरफ है जो गरीबी से अफेक्ट कर रहे, गरीबी से सफर कर रहे जो लोग हैं उनकी वेलफेयर। दूसरा एथिकल डायलेमा यहाँ पे आता है इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ एफिशिएंसी, क्योंकि देखो कंपनी अगर ह्यूमन वेरिएंट बनाएगी इस वेटनरी ड्रग का तो ज़्यादा इकोनॉमिक एफिशिएंसी तो नहीं होगी ना, नुकसान ही होगा। लेकिन वर्सेस सोशल वैल्यू ऑफ एम्पैथी एंड कंपैशन, क्योंकि देखो दूसरी तरफ जो लोग हैं बेचारे, इतने सारे ट्राइबल लोग जिनकी जानें चली जाती हैं, उनके साथ एम्पैथी, उनके ऊपर कंपैशन, ये वैल्यू है। समझ गए? तो पहला एथिकल डायलेमा कौन सा है? कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी वर्सेस वेलफेयर ऑफ पोवर्टी स्ट्रिकन ट्राइबल पॉपुलेशन। और दूसरा एथिकल डायलेमा क्या है? इकोनॉमिक वैल्यूज ऑफ एफिशिएंसी वर्सेस सोशल वैल्यूज ऑफ एम्पैथी एंड कंपैशन। तीसरे नंबर पे एक और क्या लिख सकते हो, जैसे आप सीईओ हो कंपनी के, तो आपकी भी कंपनी के प्रति एक लॉयल्टी बनती है कि मैं कंपनी का फायदा करवाऊं, वर्सेस आपकी कंसाइंस भी होगी भाई कंपनी का फायदा तो ठीक है, लेकिन इतने सारे लोगों की जानें चली जाती हैं, अगर हम ये ड्रग ह्यूमन वेरिएंट बनाएंगे तो उनकी जानें बच जाएंगी। आपकी अंतरात्मा की तो आवाज है ना। तो ये तीसरा एथिकल डायलेमा है, मैं किसकी सुनूं? आप सीईओ हो इस पूरी केस स्टडी में, आपके अंदर एथिकल डायलेमा आएगा, मैं किसकी सुनूं? अपनी कंपनी का फायदा देखूं क्योंकि मेरी कंपनी के प्रति लॉयल्टी है, वर्सेस मैं अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनूं कि नहीं, गरीब लोगों को फायदा पहुंचाना जरूरी है, उनकी जान बचाना जरूरी है। एथिकल इश्यूज आप ये लिख सकते हो जैसे राइट टू हेल्थ, ट्रांसपेरेंसी इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो ये सब एथिकल इश्यूज आप इस केस स्टडी के इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो। आप एक और भी एग्जांपल देखिए, एग्जांपल से देखो चीजें आसानी से समझ में आ जाती हैं। अदरवाइज ये बोलना कि सिर्फ आप एथिकल इश्यूज लिख दीजिए, आपको समझ में कैसे आएगा कि एथिकल इश्यूज लिखते कैसे हैं, कैसे सोचना है एथिकल इश्यूज के बारे में। देखो मैं आपको बता देता हूं एथिकल इश्यूज के बारे में सोचना कैसे है। जब भी आपको एथिकल इश्यूज का नहीं पता लग रहा है ना, तो आप ये 3-4 बातें देखिए। क्या इस केस स्टडी में आपको एक ऐसा डिसीजन लेना है जिससे किसी पर्सन को या फिर किसी ग्रुप को नुकसान हो? दूसरा, क्या आपको जो डिसीजन लेना है उसमें आपको एक चॉइस करनी है, एक अच्छी चीज या फिर एक बेकार चीज में, या फिर दो अच्छी चीजों में या फिर दो बेकार चीजों में आपको चॉइस करनी है, तो वो एथिकल डायलेमा होगा। तीसरी चीज, क्या केस स्टडी में कुछ ऐसी बात है, मतलब कई बार ऐसा होता है ना, कोई चीज वैसे गैर कानूनी होती है, ला के अगेंस्ट होती है या फिर ला से अलग जाके होती है, लेकिन मोरली वो ठीक होती है, या कोई ऐसी सिचुएशन इन्वॉल्व है। चौथे नंबर पे, क्या इस सिचुएशन से संबंधित कोई एथिकल अप्रोच इन्वॉल्व है? एथिकल अप्रोच मतलब जैसे जस्टिस अप्रोच, ये आएंगे आगे जस्टिस अप्रोच। दूसरे नंबर पे यूटिलिटेरियन अप्रोच, डियोंटोलॉजिकल अप्रोच, क्या इस प्रकार की कोई अप्रोच इन्वॉल्व है इस केस स्टडी में? तो आप उसके बारे में लिख सकते हो। तो इन 4 पॉइंट्स की सहायता से आप एथिकल डायलेमास और एथिकल कंसर्न्स या फिर एथिकल इश्यूज को रिकॉग्नाइज कर सकते हो। तो करिए, ये केस स्टडी है आपके सामने, अब आप करिए। केस स्टडी ये है कि आप एक पंचायत के सरपंच हो और आपके गांव में एक प्राइमरी स्कूल है जो कि सरकार के द्वारा रन किया जाता है, उसमें मिड डे मील स्कीम का लाभ दिया जाता है, जो बच्चे स्कूल को अटेंड करते हैं। हाल ही में हेडमास्टर ने एक नई कुक को अपॉइंट किया है खाना बनाने के लिए मिड डे मील स्कीम में, लेकिन पता लगता है कि वो कुक जो है वो दलित कम्युनिटी से है। ये पता लगने के बाद ऑलमोस्ट आधे जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को स्कूल में भेजना बंद कर देते हैं, और ये पेरेंट्स हायर कास्ट के हैं। ये लिखना चाहिए, सो कॉल्ड हायर कास्ट। हायर कास्ट लोअर कास्ट क्या होता है, कम से कम यूपीएससी के स्टडी में सही लिखना चाहिए ना। उसके बाद ये कहा जाता है कि स्टडी में, ये 2015-16 की है ये केस स्टडी बेसिकली। इसके बाद ये कहा जाता है कि अटेंडेंस देखो काफी कम हो गई है, जब गांव में ये पता लगा है कुछ पेरेंट्स को कि कुक जो है वो दलित कम्युनिटी से है। अब खतरा ये है कि अगर कम बच्चे देखो मिड डे मील स्कीम का लाभ लेंगे स्कूल में, तो फिर मिड डे मील स्कीम चलना बंद हो जाएगा स्कूल में। अब धीरे धीरे हो सकता है अटेंडेंस कम हो गई है तो टीचर्स भी कम कर दिए जाए, और धीरे धीरे हो सकता है स्कूल भी बंद कर दिया जाए सरकार के द्वारा, ये सोच के कि बच्चे तो आते नहीं है। अब आप इस पूरी केस स्टडी में पंचायत के सरपंच हो, आपको कुछ फिजिबल स्ट्रेटजीज डिस्कस करनी है इस कंफ्लिक्ट को ओवरकम करने के लिए और एक राइट एनवायरमेंट प्रोवाइड करने के लिए, एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए। दूसरा पार्ट ये है
सेगमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, ऐसा पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए जो चेंजेस को एक्सेप्ट करे। तो बताओ इस केस स्टडी के इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखोगे? देखो शुरू में आप एक लाइन वैसे ही लिख दोगे कि हमारे देश में जो हमारे देश के कुछ तबकों में कुछ एरियाज में कास्टिज्म अभी भी जो व्याख्या प्रिवेलेंट है उससे संबंधित ये केस स्टडी है। बस एक लाइन ऐसे ही आपने लिख दी और उसके बाद आप एथिकल इश्यूज रिकॉग्नाइज करोगे। अब देखो इस प्रकार की केस स्टडीज में डायलेमा तो हो ही नहीं सकता, मतलब नो कॉम्प्रोमाइज वाली सिचुएशन है ये। तो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि वुमन से रिलेटेड इश्यूज हो या फिर डिप्रेस्ड सेक्शन से संबंधित इशू हो, तो उसमें आप एक बैलेंस एस्टैब्लिश नहीं कर सकते। उसमें सीधा सीधा आपको स्टैंड लेना होगा। तो जहां पर आपको सीधा सीधा स्टैंड लेना होता है ना, वहां पे एथिकल डायलेमा तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे आपके पास कोई एथिकल डायलेमा नहीं है, यहाँ पे एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व हैं। अब एथिकल इश्यूज क्या हैं? अब जैसे मैंने आपको बताया एथिकल इश्यूज आपको रिकॉग्नाइज करने हो तो आप ये देखिए क्या इस पूरी सिचुएशन में किसी ग्रुप को या फिर किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। जी हाँ, किसको हो रहा है? बच्चों को। बच्चों का राइट टू एजुकेशन वाला जो अधिकार है वो काफी ज्यादा डाइल्यूट हो रहा है इस कास्टिज्म की वजह से। और कौन कौन से एथिकल इश्यूज आप रिकॉग्नाइज करोगे? इफेक्ट ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इन द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, ये तो हो गया। किस प्रकार से काफी महत्वपूर्ण गवर्नमेंट प्रोग्राम्स जो ग्राउंड पे चलते हैं उनको इंप्लीमेंट करने में दिक्कत आती है, ये भी एक एथिकल इशू है। इसके अलावा कैसे स्कूल का इस्तेमाल किया जा सकता है एज ए पोटेंशियल इंस्टीट्यूशन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए। कहते हैं ना कि बच्चों को अगर सिखाओ तो देखो उसका फर्क पेरेंट्स पर भी पड़ता है। इसके अलावा नेक्स्ट एथिकल इशू ये भी है कैसे समाज में व्याप्त जो एविल्स हैं, फॉर एग्जांपल कास्ट सिस्टम इस केस में, वो डेवलपमेंट को रोक रही हैं, ये भी एक एथिकल इशू है। तो इंट्रोडक्शन में इन सब एथिकल इशूज के बारे में आप लिख सकते हो। इसके बाद एक और एग्जांपल है, जल्दी से हम देख लेते हैं, फिर आपका जबरदस्त हो जाएगा ये बात। देखो ये तीसरा एग्जांपल है, ये तेज बहादुर के केस से संबंधित है। तेज बहादुर आपको याद होगा एक बीएसएफ के जवान थे जिन्होंने शिकायत की थी कि हमारी जो बटालियन में है खाना काफी खराब क्वालिटी का मिल रहा है। अब सपोज कीजिए आप उसी बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर हो, आपका नाम है अमित कुमार। आपकी जो बटालियन है वो देखो नॉर्थ इंडिया में काफी रिमोट एरिया में फिलहाल पोस्टेड है, बॉर्डर एरिया में जहाँ पे दुश्मन देश से खतरा है और ठंड भी काफी ज्यादा है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। और इसके बाद आपकी बटालियन का एक जवान जो है वो सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल कर देता है जिसमें कुछ तस्वीरें होती हैं कि खाना काफी खराब क्वालिटी का हमें दिया जाता है और काफी सारे मेन स्ट्रीम चैनल्स भी इस न्यूज़ को कवर करते हैं। काफी सेक्शंस में गुस्सा है कि आखिरकार ऐसा आर्मी के द्वारा क्यों किया जाता है। आर्मी मान लीजिए या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशन है बीएसएफ सीआरपीएफ, तो खाने में न सिर्फ खाने का टेस्ट अच्छा नहीं है बल्कि न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स जो सोल्जर्स की होती है वो भी नहीं पूरी हो पा रही हैं। तो काफी बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है। अब प्रेशर है अमित के ऊपर क्योंकि अमित जो है वो अपनी बटालियन के बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब इनिशियल इंक्वायरी ये सजेस्ट करती है कि हाँ खाने की क्वालिटी तो वास्तव में बेकार है, क्योंकि जो कंप्लेंट जो ग्रेवेंस रेड्रेसल मैकेनिज्म था बटालियन में वो सही नहीं था और सोल्जर्स ने पहले भी कंप्लेंट रजिस्टर करवाई थी, लेकिन वो कंप्लेंट्स अमित तक नहीं पहुंच पाई थी क्योंकि अमित जो है कमांडिंग ऑफिसर है, अगर अमित तक पहुंचती तो अमित एक्शन लेता, लेकिन अमित तक की सारी कंप्लेंट्स पहुंच ही नहीं पाई क्योंकि कम्युनिकेशन सेटअप जो था वो अच्छा नहीं था। सोल्जर्स की बातें कमांडिंग ऑफिसर तक नहीं पहुंच पाई। तो आपको इस पूरी सिचुएशन को एनालाइज करना है और एक्सप्लेन करना है इस प्रकार के इंसिडेंट्स के अलग अलग पर्सपेक्टिव से क्या परिणाम निकल सकते हैं, क्या रिपरकशंस हो सकते हैं और दूसरा बात अमित को क्या करना चाहिए इस सिचुएशन को रिजॉल्व करने के लिए। तो इस केस स्टडी में आप इंट्रोडक्शन क्या लिखोगे? वही बात देखो शुरू में आप एक दो लाइन वैसे ही लिखोगे कि आर्मी या फिर दूसरी जो सिक्योरिटी फोर्स है जिसकी बात की गई है उसके बारे में तारीफ करते हुए एक दो बार आप लिखोगे। फॉर एग्जांपल आर्मी है तो आर्मी पर्सनल जो है वो बॉर्डर पे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का काम करते हैं और उनकी जो वेलबींग है वो डायरेक्टली देश की सिक्योरिटी से संबंधित है। उसके बाद आप एथिकल इश्यूज और एथिकल डायलेमास या फिर एथिकल कंसर्न्स इन सब के बारे में बताओगे। अब देखो पहला जो एथिकल कंसर्न है वो तो यही है ना, ट्रूथ वर्सेस लॉयल्टी ऑन द पार्ट ऑफ सोल्जर। अब जिस सोल्जर ने ये वीडियो वायरल की, एक तरफ तो देखो उसने सच कहा क्योंकि बाकी सोल्जर्स भी परेशान थे, एक्शन नहीं लिया जा रहा था, लेकिन दूसरी तरफ लॉयल्टी टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। अब लॉयल्टी टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन होता तो देखो वो ये बातें बाहर नहीं लेके आता क्योंकि बटालियन की बहुत ज़्यादा बेइज्जती हुई जब ये वीडियो वायरल हो गई, आर्मी की भी बेइज्जती हुई कि आर्मी में ऐसा खाना दिया जाता है। तो ये पहला एथिकल इशू है। दूसरा आर्मी डिसिप्लिन वर्सेस एम्पैथी एंड कंपैशन टुवर्ड्स द सोल्जर। अब एक तरफ देखो आर्मी का अपना एक डिसिप्लिन होता है, हायरार्की होती है, इस प्रकार से सीधा मीडिया में कोई नहीं जा सकता। दूसरी तरफ सोल्जर्स के प्रति एम्पैथी कंपैशन की बेचारों को खाना अच्छा नहीं मिल रहा था इसलिए उसने वीडियो वायरल कर दी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दोनों में एक एथिकल डायलेमा है, किसको तवज्जो दी जाए? क्या आर्मी के डिसिप्लिन को तवज्जो दी जाए कि आपने डिसिप्लिन तोड़ा? और डिसिप्लिन आपको पता है आर्मी समेत दूसरी सिक्योरिटी फोर्सेस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आप देखो युद्ध की सिचुएशन में तो जो आपके कमांडिंग ऑफिसर है उनके इशारे पर जो सोल्जर्स हैं वो जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इतना स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन होता है इन सिक्योरिटी एजेंसीज में, सिक्योरिटी फोर्सेस में, खास करके आर्मी में, सीआरपीएफ में, दूसरी पैरामिलिट्री फोर्सेस में। तो उस सोल्जर ने डिसिप्लिन का उल्लंघन किया है। दूसरी तरफ सोल्जर्स के प्रति कंपैशन की उनको खाना ठीक नहीं मिल पा रहा है। नेक्स्ट एथिकल इशू है सोवरेनिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट, क्योंकि आर्मी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, उनके ऊपर जिम्मेदारी है देश की सुरक्षा की। अगर उनको ही खाना ठीक नहीं मिलेगा, उनकी वेलफेयर ठीक से नहीं होती है तो वो कैसे देश की वेलफेयर, देश की सोवरेनिटी की सुरक्षा करेंगे? नेक्स्ट है राइट ऑफ डिग्निफाइड लाइफ विच इंक्लूड राइट्स टू हेल्थ एंड राइट टू फूड। ये राइट तो सबको होता है तो आर्मी के सोल्जर्स को भी है, तो उनके इस राइट के बारे में आप लिखोगे राइट टू फूड एंड राइट टू हेल्थ। इसके अलावा जस्टिस टू द सोल्जर के बारे में आप लिख सकते हो या फिर वर्क कल्चर इन आर्मी ऑर्गेनाइजेशन, ये भी एक एथिकल इशू है जो आप लिख सकते हो। इंट्रोडक्शन में इन सब एथिकल इशूज के बारे में आप लिखिए। देखो जब ये आप इंट्रोडक्शन में एथिकल इशूज और एथिकल कंसर्न्स के बारे में लिखते हो ना तो एग्जामिनर को भी समझ में आ जाता है कि इस लड़के ने, लड़की ने, कैंडिडेट ने सारी की सारी जो केस स्टडी है वो ठीक से समझ ली है और समझने के बाद ही वो ये एथिकल इशूज और एथिकल कंसर्न्स लिख पाया है। बिना केस स्टडी को समझे कोई एथिकल इशूज या फिर एथिकल कंसर्न्स नहीं लिख पाता ना, तो एग्जामिनर को कॉन्फिडेंस आ जाता है कि कैंडिडेट ने सारा कुछ समझ लिया है और आपको आगे एक्सप्लेन ही करना है। एक बार आपने एथिकल इशूज और एथिकल कंसर्न्स ठीक से रिकॉग्नाइज कर लिए तो आप वेरियस डायमेंशंस बॉडी पार्ट में अच्छे से ऐड कर पाओगे। ये बहुत अच्छी बात है। आगे तो आपको सिर्फ उनको एक्सप्लेन करना है। इसके बाद लास्ट बात देखो इंट्रोडक्शन से संबंधित आपका इंट्रोडक्शन लिखने का जो स्टाइल है वो अलग अलग हो सकता है। अगर एथिकल इशूज आपको ज़्यादा नहीं मिल पाए हैं तो आप पैराग्राफ फॉर्म में लिख सकते हो। पैराग्राफ फॉर्म में थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन करने का स्कोप रहता है। अगर आप अच्छे से एथिकल इशूज और एथिकल कंसर्न्स को रिकॉग्नाइज कर पाए हो तो आप पॉइंट वाइज लिख सकते हो कि ये हमने 4-5 जो एथिकल इशूज हैं या फिर डायलेमास जो है वो रिकॉग्नाइज किए हैं। टेबुलर फॉर्म का आप सारा ले सकते हो, जैसे ऐसे आप टेबल बना सकते हो एथिकल इशूज एंड एथिकल कंसर्न्स और उनमें आप ये सारे लिख सकते हो। जैसे अमित की केस स्टडी में आप ये सब रिकॉग्नाइज किए, ट्रूथ वर्सेस लॉयल्टी ऑन द पार्ट ऑफ सोल्जर। दूसरे नंबर पे आर्मी डिसिप्लिन वर्सेस एम्पैथी एंड कंपैशन। तीसरे नंबर पे देश की सोवरेनिटी, देश की प्रोटेक्शन। चौथे नंबर पे राइट टू हेल्थ। ये सारे आप ऐसे टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हो। साइड में आप एम भी लिख सकते हो कि एम क्या है। एम इस पूरी केस स्टडी में है कि आर्मी की इमेज को रिस्टोर करना जो खराब हुई है मीडिया में, वो इमेजेस वायरल होने की वजह से। और इसके अलावा आर्मी का जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो भी तो वायरल हुआ है ना, क्योंकि उस सोल्जर ने सीधा इमेजेस वायरल कर दिया, डिसिप्लिन को तोड़ा है। तो उस कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर एक गाइडलाइंस पैदा करना ताकि ऐसा ना हो आगे जाके और भी सोल्जर्स सीधा सीधा अपने प्रोग्राम्स को वीडियो के माध्यम से वायरल करना स्टार्ट हो जाए, ये एम है। तो इस प्रकार से आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। लिखना चाहो तो आप स्टेक होल्डर्स भी ऐसे लिख सकते हो अलग से। स्टेक होल्डर्स कौन कौन है इस पूरी केस स्टडी में? नेशन है, तो देश की सुरक्षा का मामला है।
दूसरे नंबर पे आर्मी है, तीसरे नंबर पे अमित कुमार है जो कि इस बटालियन का कमांडिंग ऑफिसर है, उसके बाद आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन है और वो सोल्जर है जिसने वीडियो वायरल की। ये सारे स्टेक होल्डर्स हैं और फैक्ट्स तो लिखने की आवश्यकता है नहीं, लेकिन अगर कोई कहता है कि नहीं तो मैं तो फैक्ट्स भी लिखूंगा, वो फैक्ट्स भी लिख सकता है। जैसे इस केस स्टडी में फैक्ट्स हैं, खाने की क्वालिटी खराब है, मतलब करप्शन हुआ है, इसके अलावा ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म खराब हो गया था और सिटीजंस में आर्मी के प्रति परसेप्शन का मामला है, ये सारे फैक्ट्स आप लिख सकते हो। तो इस प्रकार से हमने केस स्टडी में इंट्रोडक्शन कैसे होना चाहिए ये पार्ट कंप्लीटली डिस्कस कर लिया। तो इंट्रोडक्शन को डिस्कस करने के बाद अब हम डिस्कस करते हैं बॉडी ऑफ केस स्टडी आंसर के बारे में, मतलब केस स्टडी के आंसर की बॉडी कैसे होनी चाहिए। देखो, केस स्टडी के आंसर की बॉडी कैसे होगी वो तो इस बात पर डिपेंड करता है ना कि केस स्टडी की रिक्वायरमेंट क्या है। अब हर एक केस स्टडी में जो रिक्वायरमेंट है वो सेम थोड़ी ना होती है। किसी केस स्टडी में ऑप्शंस ऑलरेडी दिए होते हैं और उन ऑप्शंस के प्रोस एंड कॉन्स के बारे में पूछा जाता है। कुछ केस स्टडीज ऐसी होती हैं जिसमें सिचुएशन बता के ये बोला जाता है कि बताइए आप इस सिचुएशन को रिजॉल्व करने के लिए क्या करोगे। तो अलग अलग टाइप की केस स्टडीज होती हैं। अभी तक जितनी टाइप की केस स्टडीज आई हैं उनको आप मेनली इन 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। मोटा मोटा हमने डिवाइड कर लिया कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं केस स्टडीज में। जैसे सबसे पहले है आप सिचुएशन को एनालाइज कीजिए अलग अलग पर्सपेक्टिव से, यानी डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, और बताइए कि लिखिए यानी आप क्या करोगे इस सिचुएशन में। तो कई बार इस प्रकार का क्वेश्चन दे दिया जाता है पूरी केस स्टडी बता के कि आप अलग अलग पर्सपेक्टिव से केस स्टडी को एनालाइज कीजिए और लिखिए कि आप इस गिवन सिचुएशन में क्या करोगे। कई बार देखो ये बोल दिया जाता है आप बताइए इस सिचुएशन को देखते हुए आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं और उन ऑप्शंस के आपको प्रोस एंड कॉन्स पे डिस्कस करने हैं और लास्ट में ये बताने हैं आप इनमें से कौन से ऑप्शन का चुनाव करोगे। कई बार यूपीएससी खुद ऑप्शंस दे देती है जैसे मैंने आपको बताया और फिर बोलती है कि इन ऑप्शंस के प्रोस एंड कॉन्स आपको लिखना है और ये बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन आप चूज करोगे, या फिर आपके पास कोई और ऑप्शन है तो वो भी आप सजेस्ट कीजिए। कई बार यूपीएससी सीधा पूछ लेती है कि स्टेप्स लिखिए जो आप लोगे इस सिचुएशन को रिजॉल्व करने के लिए। काफी बार यूपीएससी ये पूछ लेती है रैंकिंग दीजिए, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट में आप किस किस को पहले निकालोगे वहां से बाहर आप रैंकिंग बताइए। तो एक ही बार वैसे ये क्वेश्चन पूछा है तो इस प्रकार से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है। तो इन्हीं क्वेश्चन को देखते हुए आपको अपनी बॉडी का जो पार्ट है वो लिखना है। अब देखो नेक्स्ट हम एक एक करके इनके एग्जांपल्स भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाइप 1 के एग्जांपल्स की। टाइप 1 क्या है? कई बार यूपीएससी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लेती है कि सिचुएशन को आप अलग अलग पर्सपेक्टिव से एनालाइज कीजिए और लिखिए इस गिवन सिचुएशन में आप क्या करोगे। तो इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल देखिए, आप एज ए डीएसपी पोस्टेड हो किसी एरिया में जिसमें ज्यादातर जो पॉपुलेशन रहती है वो रूरल पॉपुलेशन है। आपके सामने एक केस आया है, 2 कैटल थीव्स यानी पशुओं को चुराने वाले 2 चोर, उनकी विलेजर्स ने यानी गांव वालों ने पीट के हत्या कर दी है। ये 2 चोर जो है पशुओं को चुराने के लिए गांव में एंटर किए थे चोरी छुपे, लेकिन गांव वालों ने इनको पकड़ लिया और पीट के मार डाला। तो ऐसी सिचुएशन में लोकल पुलिस के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है कि गांव वालों के अगेंस्ट कोई भी एफआईआर दर्ज ना की जाए, क्योंकि जो मारे गए हैं वो क्रिमिनल्स हैं और हैबिचुअल क्रिमिनल्स हैं, मतलब काफी बार क्राइम को अंजाम दिया जाता है ऐसे क्रिमिनल्स के द्वारा। और जो मारे गए हैं वो देखो गरीब परिवारों से संबंध रखते हैं, बैकवर्ड क्लासेस से, और ये इंसिडेंट्स जो है नए नहीं है इस एरिया में और अक्सर ऐसा केसेस में देखने को मिलता है। अगर अपराधी को पकड़ लिया जाता है तो भीड़ बिना किसी दया के उस पकड़े गए अपराधी को बहुत मारती है। तो ये पूरी सिचुएशन दी हुई है। अब आपको बताना है, एनालाइज करना है इस सिचुएशन को अलग अलग पर्सपेक्टिव से और एक्सप्लेन करना है इस सिचुएशन में आप क्या एक्शन लोगे और स्टेप्स भी बताने हैं ताकि फ्यूचर में इस प्रकार के वायलेंस को रोका जा सके। तो बताओ कैसे आप इस केस स्टडी में बॉडी का पार्ट लिखोगे। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है अलग अलग पर्सपेक्टिव से, यानी डिफरेंट पर्सपेक्टिव से आपको इस सिचुएशन को एनालाइज करना है। तो आप मुझे एक बात बताइए अलग अलग पर्सपेक्टिव से क्या मतलब है, कौन कौन से पर्सपेक्टिव से हम सिचुएशन को एनालाइज कर सकते हैं। देखो सबसे पहला तरीका ये है इस केस स्टडी में जो स्टेक होल्डर इन्वॉल्व है ना, जैसे डीएसपी खुद एक स्टेक होल्डर है, थीव्स वो भी स्टेक होल्डर मान सकते हो, थीव्स की फैमिलीज मान सकते हो, आप ठीक को ना मानो तो गांव वाले आप स्टेक होल्डर मान सकते हो, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन एक स्टेक होल्डर है और ओवरऑल सोसाइटी भी एक स्टेक होल्डर है। मतलब कहने का ये है कि जो भी स्टेक होल्डर बनते हैं ना आप उनके पर्सपेक्टिव से सिचुएशन लिखिए कि डीएसपी को क्या करना चाहिए, डीएसपी के पर्सपेक्टिव से सिचुएशन क्या है, विलेजर के पर्सपेक्टिव से क्या सिचुएशन है। हर एक स्टेक होल्डर के पर्सपेक्टिव से आप सिचुएशन जब एनालाइज करोगे तो अलग अलग पर्सपेक्टिव से सिचुएशन एनालाइज हो जाएगी। दूसरा तरीका देखो ये हो सकता है कि आप अलग अलग जो स्कूल्स हैं मोरल फिलोसफी के उनके अकॉर्डिंग सिचुएशन को एनालाइज कीजिए, जैसे यूटिलिटेरियनिज्म, जस्टिस, राइट्स, कॉमन गुड्स, वर्चू अप्रोच। 2 बार हम ये सारी जो अप्रोचेस हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। एक बार शुरुआत में करी थी, उसके बाद जब एथिकल डायलेमा का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे तब भी करी थी और एक बार फिर से करेंगे, मतलब ब्रीफ में एक बार फिर से इन अप्रोचेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तीसरा तरीका देखो ये हो सकता है जैसे ऐसे में और जीएस पेपर 1 2 3 के आंसर्स में आप वेरियस डायमेंशंस ऐड करने की कोशिश करते हो, उसी प्रकार से वेरियस डायमेंशंस के अकॉर्डिंग भी आप बता सकते हो करंट सिचुएशन क्या है, जैसे सोशल पर्सपेक्टिव से, लीगल पर्सपेक्टिव से, कॉन्स्टिट्यूशनल, पॉलिटिकल और फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव से। इन सभी अप्रोचेस में से देखो स्टेक होल्डर्स के पर्सपेक्टिव से बताना ना सिर्फ सबसे ज्यादा आसान है बल्कि सबसे ज्यादा इफेक्टिव भी है। जैसे एग्जांपल के तौर पर 2 चोर जो है पशुओं को चुराने वाले वो गांव में घुसते हैं। इसी एग्जांपल को अगर हम देखें तो डीएसपी के पर्सपेक्टिव से ये उसकी ड्यूटी है लैंड ऑर्डर को मेंटेन करना और सभी सिटीजंस को इक्वली ट्रीट करना। इसके साथ साथ जो लोग मरे हैं उनके प्रति एम्पैथी भी होनी चाहिए डीएसपी की और करेज भी होनी चाहिए कि जो उसके ऊपर प्रेशर आया है कि गांव वालों के अगेंस्ट केस दर्ज ना किया जाए मर्डर का, तो उस प्रेशर को हैंडल करना। क्योंकि अगर देखो डीएसपी एफआईआर नहीं दर्ज करेगा तो फिर ये गलत प्रेसिडेंट सेट करेगा, आगे भी जाके विलेजर्स के द्वारा इसी प्रकार से किसी चोर की या फिर दूसरे अपराधी की या फिर एक्यूज्ड की हत्या की जा सकती है पीट कर। तो ये डीएसपी के पर्सपेक्टिव से सिचुएशन है। सोशल पर्सपेक्टिव से देखें समाज में इंटॉलरेंस काफी ज्यादा है। इंटॉलरेंस है तभी तो गांव वालों ने पीट कर मार डाला चोरों को। उनका जस्टिस में जस्टिस सिस्टम में विश्वास नहीं है, इसलिए उन्होंने खुद ने कानून को अपने हाथ में लिया। सोसाइटी में डिवीजन्स भी देखने को मिल रही है क्योंकि जो चोर मारे गए हैं वो बैकवर्ड क्लासेस के हैं और जिन गांव वालों ने पीट के हत्या की है वो सो कॉल्ड हायर कास्ट के हैं। इसके बाद नेक्स्ट है फैमिली ऑफ डिजीज। जो लोग मरे हैं उनके पर्सपेक्टिव से देखें तो उनके साथ तो देखो इंजस्टिस हुआ है। इंजस्टिस का मतलब ये है कि हालांकि देखो जो लोग मारे गए हैं वो चोर थे, बट हर एक एक्यूज्ड को अपराधी को सजा देने के लिए जस्टिस सिस्टम है, चोरी के लिए मौत की सजा तो नहीं दी जा सकती ना। तो इंजस्टिस तो उनके साथ हुआ है और उनका राइट टू डिग्निफाइड लाइफ जो है वो भी वायलेट हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट है विलेजर्स। विलेजर्स का राइट टू प्रॉपर्टी वायलेट हुआ है, लेकिन उनके पास कोई लीगल अथॉरिटी नहीं है खुद से जस्टिस को इंश्योर करने की। अगर देखो इस प्रकार से हर एक पर्सन खुद से ही जस्टिस को अचीव करने की कोशिश करेगा तो फिर कानून व्यवस्था चरमरा जाएगी, कोर्ट्स पुलिस ये किस काम के, फिर तो रूल ऑफ लॉ वायलेट हो जाएगा और डेमोक्रेसी मोबोक्रेसी में बदल जाएगी, यानी लोकतंत्र भीड़ तंत्र में बदल जाएगा। तो इस प्रकार से आप वेरियस स्टेक होल्डर्स के पर्सपेक्टिव से चीजें लिख सकते हो। इसके बाद हम दूसरा टाइप देखते हैं। दूसरे टाइप में जैसा हमने डिस्कस किया इस प्रकार की केस स्टडीज पूछी जा सकती हैं। आप बताइए इस सिचुएशन में आपके पास क्या अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल हैं और आपको हर एक ऑप्शन के प्रोस एंड कॉन्स भी डिस्कस करने हैं और ये बताना है कौन से ऑप्शन का चुनाव आप करोगे। अब जैसे ये एक एग्जांपल है, ये केस स्टडी यूपीएससी के द्वारा 2014 के बीच में पूछी गई थी। रामेश्वर ने
सक्सेसफुली काफी प्रतिष्ठित सिविल सर्विसेज का पेपर क्लियर किया और बहुत एक्साइटेड था रामेश्वर कि उसको अपॉर्चुनिटी मिली है सिविल सर्विसेज में एंटर करने की और देश को सर्व करने की। लेकिन जैसे ही रामेश्वर ने सिविल सर्विसेज को ज्वाइन किया उसने ये रियलाइज किया चीजें देखो उतनी आसान नहीं है, उतनी अच्छी नहीं है जैसा उसने सोचा था। उसने पाया कि जिस जो डिपार्टमेंट उसे असाइन किया गया है वहां पे ऑलरेडी काफी सारी माल प्रैक्टिसेस होती हैं, यानी गलत चीजें होती हैं। फॉर एग्जांपल अलग अलग स्कीम्स के तहत या फिर ग्रांट्स के तहत जो फंड्स एलोकेट होते हैं उन फंड्स का गलत इस्तेमाल किया जाता है। ऑफिशियल जो फैसिलिटीज होती हैं उनको ऑफिसर्स के द्वारा और स्टाफ के द्वारा अपने पर्सनल आवश्यकताओं के लिए यूटिलाइज किया जाता है। कुछ समय बाद वो ये भी नोटिस करता है कि स्टाफ को रिक्रूट करने की जो प्रोसेस है वो भी अच्छी नहीं है, उसमें भी कमियां हैं और जो अच्छे कैंडिडेट्स हैं उनको एग्जामिनेशन लिखना पड़ता है जिसमें बहुत ज़्यादा चीटिंग चलती है। कुछ कैंडिडेट्स को एक्सटर्नल हेल्प भी प्रोवाइड की जाती है एग्जामिनेशन में चीटिंग के थ्रू। रामेश्वर ये सारी घटनाएं अपने सीनियर्स को बताता है, लेकिन उसे सलाह दी जाती है कि आप अपनी आंखें कान मुंह सब कुछ बंद करके रखिए और इन सब चीज़ों को इग्नोर कर दीजिए। मतलब साफ कि ये सारी घटनाएं हायर ऑफिसर्स की सहमति से चल रही थी। रामेश्वर को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, रामेश्वर अनकंफर्टेबल महसूस करता है। वो आपके पास आता है आपकी एडवाइस मांगने के लिए। तो देखो आपको इंडिकेट करना है वेरियस ऑप्शंस जो कि इस सिचुएशन में अवेलेबल हैं रामेश्वर के पास। आपको बताना है रामेश्वर को कि भैया आपके पास ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं। कैसे आप मदद करोगे रामेश्वर की इन ऑप्शंस को इवैल्यूएट करने में और मोस्ट एप्रोप्रिएट पाथ चूज करने में, ये आपको बताना है। ये केस स्टडी है 2014 में यूपीएससी के द्वारा पूछी गई थी। ये देखो मोस्ट कॉमन टाइप की केस स्टडीज हैं, सबसे ज़्यादा इसी टाइप की केस स्टडीज यूपीएससी के द्वारा पूछी जाती हैं। तो देखो जब भी यूपीएससी इस प्रकार की केस स्टडी पूछे ना कि ऑप्शंस भी बताइए तो आप मिनिमम 3 ऑप्शंस तो जरूर लिखिए, मैक्सिमम आप 4 लिखिए। इससे ज़्यादा आप मत लिखिए। इससे ज़्यादा ऑप्शंस आप लिखोगे तो डायमेंशंस ऐड करने में बड़ी दिक्कतें आएंगी। 4 ऑप्शंस में और कम से कम 3 ऑप्शंस में डायमेंशंस आप अच्छे से ऐड कर सकते हो। और देखो ऑप्शंस बनाना बहुत आसान होता है। जैसे इसी केस में देख लीजिए, पहला ऑप्शन ये हो सकता है कि रामेश्वर जो है वो रिजाइन कर दे। दूसरा ये हो सकता है रामेश्वर जो है अलग जगह पर ट्रांसफर ले ले। मतलब 2-3 ऐसे आप बना सकते हो, ऑप्शन आसानी से आपको भी पता है। इवन एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि रामेश्वर बाकी लोगों की तरह करप्ट हो जाए, जैसा माल प्रैक्टिस चल रही है, रामेश्वर भी गलत चीजों का इस्तेमाल करने लगे। ये ऑप्शन चूज नहीं करने हैं, लेकिन ऑप्शन लिखने तो है ना। इसके बाद सबसे लास्ट ऑप्शन ये है कि रामेश्वर रिस्पांसिबिलिटी ले, जिम्मेदारी ले कि मैं ऑर्गेनाइजेशन का वर्क कल्चर चेंज करूंगा। तो ये देखो मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन है। अब इसके पक्ष में आप डायमेंशंस ऐड करोगे। ये हम आगे देखते जाएंगे कैसे आप वेरियस डायमेंशंस ऐड कर सकते हो, कैसे किसी ऑप्शन को आप सब्सटेंशिएट कर सकते हो अलग अलग आर्गुमेंट्स के थ्रू। अभी फिलहाल हम टाइप देख रहे हैं। इसके बाद हम तीसरे टाइप की केस स्टडीज की बात करते हैं। तीसरे टाइप में देखो यूपीएससी कई बार ये पूछ लेती है कि ये जो अलग अलग ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं इन ऑप्शंस के प्रोस एंड कॉन्स आपको बताने हैं। मतलब यूपीएससी खुद ही ऑप्शंस दे दे हमें, हमसे ना पूछे कि बताओ कौन से ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। यूपीएससी ने खुद ही ऑप्शंस दे दिए और हमसे पूछ लिया कि इन गिवन ऑप्शंस के क्या प्रोस हैं, क्या कौन हैं और आप कौन सा ऑप्शन लोगे। अगर आपके पास कोई दूसरा भी ऑप्शन है तो उसे आप सजेस्ट कीजिए। देखो वैसे शुरू में जब एथिक्स का पेपर ऐड हुआ था ना, मतलब एथिक्स सिलेबस में आया था 2013 में 14 में, उस समय यूपीएससी ने ये पूछे थे। अभी तो पिछले कुछ सालों में यूपीएससी खुद से ऑप्शंस देती नहीं है, लेकिन फिर भी एक टाइप है तो हम देख लेते हैं। एग्जांपल आपके सामने है। किसी पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर को एक एप्लीकेशन रिसीव हुई है आगे एक्ट के तहत और उस एप्लीकेशन के लिए रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जुटाने के बाद पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर को ये पता लगता है आगे जो है उसी के द्वारा प्रीवियसली यानी पहले कोई डिसीजन लिया गया था उसी से संबंधित है। समझ गए? मतलब कोई पर्सन है महेश, वो पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर के तौर पे काम कर रहा है। एक आरटीआई मिली और आरटीआई के तहत जब इन्फॉर्मेशन जुटाई गई तो महेश को ये रियलाइज हुआ अरे ये तो आरटीआई मेरे द्वारा ही पास्ट में जो कोई डिसीजन लिया गया है उससे संबंधित है। और ये भी पता लगता है महेश को कि वो डिसीजन सही नहीं था। मतलब आरटीआई आने के बाद महेश को रियलाइज हो गया कि वो डिसीजन जो मैंने लिया था वो सही नहीं था। हालांकि देखो उस डिसीजन में कुछ दूसरे एम्प्लॉइज भी इन्वॉल्व थे। अब सिचुएशन ये है कि अगर महेश उस इन्फॉर्मेशन को आरटीआई के तहत रिप्लाई दे देता है, जो आरटीआई एप्लीकेशन आई है उसके रिप्लाई में वो इन्फॉर्मेशन महेश डिस्क्लोज कर देता है, तो फिर महेश के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है, डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है। न सिर्फ महेश के खिलाफ बल्कि वो दूसरे कोलिग्स जो महेश के साथ डिसीजन में शामिल थे उनके भी अगेंस्ट। और देखो अगर महेश इन्फॉर्मेशन नहीं देता है आरटीआई के तहत या फिर थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देता है, छुपा लेता है इन्फॉर्मेशन, थोड़े फैक्ट्स को ट्विस्ट कर देता है, तो फिर न सिर्फ महेश को कम पनिशमेंट मिलेगी और ऐसा भी हो सकता है कि महेश को कोई पनिशमेंट मिले ही ना। वैसे देखो जो महेश है यानी पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर है वो ऑनेस्ट ऑफिसर है, उसकी अपनी कंसाइंस भी है, बट ये जो डिसीजन है जिसके बारे में आगे फाइल की गई है वो गलत साबित हो गया। अब देखो ऐसी सिचुएशन में महेश आपके पास में आया है आपकी एडवाइस मांगने के लिए और आपके सामने ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ये चारों ऑप्शंस हैं आपके सामने अवेलेबल हैं। आपको इन सभी ऑप्शंस की मेरिट्स और डीमेरिट्स बतानी है महेश को। तो इस केस स्टडी में आपने देखा कि ऑप्शंस जो हैं वो ऑलरेडी गिवन हैं। तो पहला ऑप्शन ये है कि पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर यानी महेश वो इस मामले को अपने सुपीरियर ऑफिसर को भेज दे और उसकी एडवाइस मांग ले और जैसा ही वो सुपीरियर ऑफिसर यानी उसका सीनियर एडवाइस करे उसी को फॉलो करे। इवन तब भी जब सीनियर के द्वारा जो एडवाइस दी गई है महेश को पर्सनली लगता है कि वो एडवाइस ठीक नहीं है, महेश उस एडवाइस से एग्री नहीं कर रहा है, फिर भी महेश अपने सीनियर की एडवाइस को मान ले। ये पहला ऑप्शन अवेलेबल है महेश के पास। दूसरा ऑप्शन ये है कि महेश जो है पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर छुट्टी पर चला जाए और मामले को छोड़ दे अपने सक्सेसर पर, यानी उसके बाद जो पर्सन एज ए पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर काम करेगा उस पर छोड़ दे कि वो क्या डिसाइड करता है। या फिर महेश छुट्टी पर ना जाने के बजाय ये बोल दे कि आप ये जो एप्लीकेशन है वो किसी दूसरे पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर को रेफर कर दीजिए। तीसरा ऑप्शन ये अवेलेबल है कि महेश सोच ले कि अगर वो सच्चाई से इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करता है तो इसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे, इसके उसके करियर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो महेश उसी प्रकार से रिप्लाई करे कि उसका पूरा करियर खतरे में ना आ जाए और एट द सेम टाइम वो थोड़ा सा तो कॉम्प्रोमाइज कर ले इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करने में। मतलब कहने का ये है सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज ना करे, थोड़ी सी कर दे और वो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज ना करे जिससे कि उसके करियर ही खतरे में आ जाए। ये तीसरा ऑप्शन है। चौथा ऑप्शन ये है महेश यानी पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर अपने दूसरे कोलीग से बात करे जो कि इस डिसीजन में इन्वॉल्व थे और उनकी एडवाइस से काम करे। तो ये चारों ऑप्शन है। अब आपको बताना है कि आप महेश को क्या एडवाइस करना चाहोगे और जो भी ऑप्शन आप महेश को एडवाइस करना चाहोगे उसके प्रति आप ऊपर अपना एक्सप्लेनेशन भी दो कि आप वो ऑप्शन क्यों एडवाइस करना चाहोगे महेश को। तो देखो अगर एक एक ऑप्शन के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हम डिस्कस करें। सबसे पहला ऑप्शन देखिए कि सुपीरियर के पास सीनियर के पास जाओ और सुपीरियर जो भी बोलता है उसकी एडवाइस को मान लो, बेशक आप उसकी एडवाइस से इत्तेफाक नहीं रखते हो। देखो अगर सुपीरियर के पास मैटर को भेजा जाता है तो ये आसान डिसीजन है डायलेमा से बाहर आने का। जो सुपीरियर एडवाइस करेगा उसको माना जा सकता है और कल को कोई दिक्कत हो जाए तो कम से कम सीनियर आपके पास में खड़ा रहेगा, सीनियर की सपोर्ट आपको हासिल होगी, सीनियर आपके डिसीजन को प्रोटेक्ट करेगा। तो ये तो मेरिट है। बट देखो इससे क्या होगा, इससे डिसोनेंस आ सकता है। डिसोनेंस मतलब आप कुछ अलग चाह रहे थे, सीनियर ने कुछ अलग एडवाइस कर दिया, ना चाहते हुए भी आपको सीनियर की बात माननी पड़ेगी और आप अपने आप में ये महसूस होगा कि यार ये मैंने क्या किया। मतलब क्योंकि इस केस स्टडी में दिया हुआ है कि पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर यानी महेश वैसे एक ऑनेस्ट ऑफिसर है, तो आपको डिसोनेंस आ सकता है ना कि सुपीरियर ने कुछ अलग अलाउ कर दिया कि भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं है और आपको ये लगता था कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, भूलना गलत है, तो फिर डिसोनेंस आ जाएगा।
इसके बाद बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की, थोड़ा सा मैनिपुलेशन कर लो। आप देख लो कि कौन सी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज की जा सकती है जिससे कि करियर खतरे में ना आए, सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज कर दो और वो इन्फॉर्मेशन छुपा लो जिससे कि करियर खतरे में आ जाए, यानी इन्फॉर्मेशन को मैनिपुलेट कर लो। देखो इससे होगा क्या, चलो मान लिया आपका करियर बच जाएगा या फिर आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, आपने थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज की है, लेकिन देखो आपने इंटीग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज कर ली ना। अब इंटीग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज करना मतलब कॉम्प्रोमाइज करना, ये मैटर नहीं करता आपने थोड़ी इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज की या फिर ज़्यादा इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज की। इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज करना मतलब इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज करना होता है ना, समझ गए? तो थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज करोगे तो करियर का खतरा तो बच जाएगा, करियर तो रिस्क में नहीं आएगा, लेकिन इससे क्या होगा, महेश जो है वो ये दिखाएगा कि उसमें करेज ऑफ कन्विक्शन नहीं है और रिस्पांसिबिलिटी लेने की क्षमता भी नहीं है, क्योंकि उसने जो गलत डिसीजन लिया था उसकी रिस्पांसिबिलिटी नहीं ली। और देखो जानबूझ के इन्फॉर्मेशन छुपाना ये एक पनिशेबल ऑफेंस भी है आरटी एक्ट के तहत। बाद में पूरी इन्फॉर्मेशन बाहर आ गई तो ये फिर उसकी ऑनेस्टी को भी डैमेज करेगा और उसकी जो इमेज है कि महेश एक कंसाइंटियस पर्सन है यानी कर्तव्यनिष्ठ पर्सन है, उसकी ये इमेज भी डैमेज हो जाएगी। और देखो आज महेश थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैनिपुलेट कर रहा है, हो सकता है उसको आदत लग जाए फ्यूचर में भी वो इन्फॉर्मेशन छुपाने लगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना, यानी एक कमी को छुपाने के लिए, एक झूठ को बोलने के लिए आपको 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। इसके बाद चौथे ऑप्शन की बात करें कि महेश रिस्पांसिबिलिटी से भाग जाए, अपने कोलिग्स से संपर्क करे, उनकी एडवाइस ले और जो कोलिग्स एडवाइस देते हैं वही मान ले। देखो ऊपर से देखें तो ये सही लग सकता है क्योंकि इस सिचुएशन में उसके दोस्त भी शामिल थे, जो कोलिग्स हैं वो भी शामिल थे, और अगर महेश इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज कर देता है तो उसके कोलिग्स भी इसके रिपरकशंस झेलेंगे। लेकिन देखो सिर्फ उनकी एडवाइस से चलना वही बात, ये महेश की ऑनेस्टी के अगेंस्ट है, महेश की जो कंसाइंस है उसके अगेंस्ट है, और ये अनएथिकल भी हो सकता है, ये नेचुरल जस्टिस के भी अगेंस्ट है, क्योंकि देखो जिन्होंने डिसीजन लिया था वही डिसाइड कर रहे हैं कौन सी इन्फॉर्मेशन दी जाए। तो और जबकि नेचुरल जस्टिस तो ये कहता है ना कि कोई भी अपने केस में जज नहीं होगा। अब देखो मैं बोलूँ कि ओनली एस बहुत अच्छा है तो ये मतलब नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है। वैसे इसे आप मार्केटिंग बोल सकते हो कि हाँ कोई बंदा अपनी मार्केटिंग कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में अगर देखो बात करें तो ये नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट हो सकता है, क्योंकि देखो ये तो आप जज करोगे ना कि ओनली एस कैसा है, मैं कैसे जज कर सकता हूँ, समझ गए? तो ये नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है अगर महेश अपने कोलिग्स के साथ मिलकर डिसाइड करता है। अब आप सबसे लास्ट ऑप्शन देखिए, ट्रांसफर ऑफ द केस। देखो लीव पे चले जाना या फिर ट्रांसफर ले लेना, ये भी डिसीजन अच्छा है और मतलब इन सब में सबसे बेस्ट यही है, क्योंकि देखो महेश अगर लीव पे चला जाएगा या फिर लीव पे छोड़िए मतलब केस को अगर दूसरे पीआईओ को ट्रांसफर कर देगा तो उसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। दूसरा जो पीओ आएगा वो इंडिपेंडेंट होकर डिसाइड करेगा कि महेश की गलती है या फिर नहीं है, मतलब जो भी है जितनी भी इन्फॉर्मेशन उसे डिस्क्लोज करनी होगी वो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करेगा। और बाद में जब इस एग्जांपल के इस केस स्टडी के कंक्लूजन के बारे में हम डिस्कस करेंगे तब भी हम डिस्कस करेंगे कि ये ऑप्शन क्यों बेस्ट है, क्योंकि देखो गलती करना इंसान का नेचर में है, मतलब ऐसा कोई इंसान होगा नहीं जिसने गलती की नहीं होगी। तो महेश के द्वारा अगर गलती की भी गई है तो वो बोनाफाइड है, क्योंकि महेश एक ऑनेस्ट पर्सन है, कंसाइंटिस्ट पर्सन है, तो उसने जो गलती की है तो वो जानबूझ के नहीं की है, वो मालाफाइड नहीं है, बोनाफाइड है। तो हो सकता है कि महेश की गलती को माफ भी कर दिया जाए उसके रिकॉर्ड को देखते हुए। तो इसलिए ये जो ऑप्शन है ना वो फिलहाल की सिचुएशन को देखते हुए सबसे उचित डिसीजन है। महेश ने केस ट्रांसफर कर दिया किसी दूसरे पीआईओ को, और दूसरा जो पीआईओ है वो ऑब्जेक्टिविटी के हिसाब से बिना किसी पक्ष को बिना बायस्ड हुए वो डिसीजन ले सकेगा, और महेश पर ये भी आरोप नहीं लगेगा कि उसने अपने ही केस में डिसीजन लिया। तो इस प्रकार से केस स्टडीज पूछी जा सकती है कि आपको ऑप्शंस दे दिए जाएं और प्रोस एंड कॉन्स पूछे जाएं। अब देखो चौथे टाइप की बात करते हैं। चौथे टाइप में ये पूछ लेती है कि आप क्या स्टेप्स लोगे सिचुएशन को रिजोल्व करने के लिए। देखो ऐसी जो केस स्टडीज है ना अक्सर एटीट्यूड चेंज से संबंधित होती है और सिलेबस के इमोशनल इंटेलिजेंस पार्ट से संबंधित होती है। ऐसी केस स्टडीज में आपको कंसर्न्ड एंटिटीज यानी जो भी टारगेट ऑब्जेक्ट है उनका एटीट्यूड या फिर उनके इमोशंस को चेंज करने के लिए कोई स्ट्रेटजी अपनानी होती है और उसी के बारे में बताना होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप किसी डिस्ट्रिक्ट में यानी किसी जिले में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर के तौर पर पोस्टेड हो और कुछ समय बाद आपको ये पता लगता है कि रूरल एरियाज में आपके जिले के किसी रूरल एरियाज में टेंशंस हैं किस चीज़ को लेकर, गर्ल्स को स्कूल में भेजने को लेकर। गांव के जो बड़े बुजुर्ग हैं यानी एल्डर्स हैं उनको ये महसूस होता है कि काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ गई हैं क्योंकि लड़कियों को एजुकेट किया जा रहा है और इसके साथ साथ वो अपने घर के सेफ इन्वायरमेंट से बाहर निकल रही हैं तो भी प्रॉब्लम्स आ गई हैं। गांव के बड़े बुजुर्गों का ये भी व्यू है, एल्डर्स का व्यू है कि लड़कियों की जल्द से जल्द शादी कर देनी चाहिए मिनिमम एजुकेशन के साथ, जैसे 12वीं की उसके तुरंत बाद शादी कर दी जाए, ऐसा उनका व्यू है। और गर्ल्स जॉब्स के लिए अगर कॉम्पिटिट करती हैं एजुकेशन प्राप्त करने के बाद तो फिर ये जो क्षेत्र है ना ये लड़कों का एक्सक्लूसिव डोमेन है, इससे मेल पॉपुलेशन में बेरोजगारी जो है वो और ज़्यादा बढ़ेगी। और जबकि यंगर पॉपुलेशन का यंगर जो जनरेशन है उनको ये महसूस होता है प्रेजेंट एरा में गर्ल्स को भी एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट की इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए क्योंकि उनको भी लाइवलीहुड प्राप्त करने का पूरा अधिकार है। पूरी जो लोकेलिटी है रूरल एरियाज में वो डिवाइडेड है बिटवीन बोथ सेक्सेस इन दोनों जो जनरेशन है यंगर जनरेशन और एल्डर जनरेशन दोनों जनरेशन सेक्सेस को लेकर डिवाइडेड है। और आपको ये भी पता लगा है पंचायत में दूसरी लोकल बॉडीज में या फिर चुनावों पर ये इशू जो है वो काफी कड़वाहट के साथ डिबेट किया जाता है। एक दिन आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि एक अनप्लेजेंट घटना हो चुकी है, कुछ लड़कियों को मोलेस्ट किया गया जब वो स्कूल जा रही थी। इस इंसिडेंट के बाद कई सारे क्लासेस स्टार्ट हो गए अलग अलग ग्रुप्स के बीच और एक लाइन ऑर्डर समस्या पैदा हो गई। एल्डर्स ने इस घटना के बाद काफ़ी हीटेड डिस्कशन के बाद जॉइंटली ये डिसीजन लिया कि लड़कियों को स्कूल में नहीं भेजा जाएगा और उन फैमिलीज को सोशली बाइकआउट कर दिया जाएगा जो इस आदेश को नहीं मानेंगे। अब ऐसी सिचुएशन में आप उस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर के तौर पर तैनात हो तो आप बताओ कि कैसे आप ये इंश्योर करोगे कि गर्ल्स सेफ्टी के साथ बिना डिस्ट्रप्शन के साथ अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकें। दूसरा पार्ट ये है आप कैसे ये मैनेज करोगे और कैसे ये इंश्योर करोगे कि गांव के एल्डर्स का जो ये पैट्रियार्कल एटीट्यूड है इसमें सुधार हो ताकि इंटरजनरेशनल रिलेशंस में भी हार्मनी बरकरार रखी जा सके। तो ये केस स्टडी यूपीएससी ने पूछी थी 2015 में। तो इस केस स्टडी में आपको एटीट्यूड चेंज करना है। अब एटीट्यूड कैसे चेंज किया जा सकता है थोड़ी बात में हमने काफी कुछ डिस्कस किया था, आगे भी हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि रोल मॉडल्स की सहायता से, उनको फायदे गिनवा के, प्लेस की सहायता से, बहुत सारी चीजें होती हैं एटीट्यूड चेंज करने के, तो वो सब हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये एक टाइप है। अब सबसे लास्ट में है 5वें टाइप की स्टडीज रैंकिंग और ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चंस। ये भी यूपीएससी ने एक दो बार पूछी है, ज़्यादा पूछी नहीं, ये 2015 में पूछी थी। देखो एक डिजास्टर प्रोन स्टेट है जहाँ पे डिजास्टर काफी ज़्यादा आती है, जैसे लैंडस्लाइड, फॉरेस्ट फायर्स, क्लाउड बर्स्ट, फ्लैश फ्लड्स, अर्थक्वेक, ये सब आते हैं। कुछ इनमें से सीजनल है, कुछ काफी अनप्रेडिक्टेबल है और मैग्नीट्यूड कितना होगा यानी डिजास्टर का इंपैक्ट कितना होगा ये पहले से अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। एक सीजन के दौरान बादल फट गया जिससे एकदम से बाढ़ आ गई, लैंडस्लाइड स्टार्ट हो गए, काफी लोगों की जान भी चली गई, काफी हाई कैजुअलिटीज हुई हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड्स, ब्रिजेस, पावर जनरेटिंग यूनिट्स इनको भी काफी नुकसान पहुंचा है। अब देखो इसकी वजह से 1 लाख जो तीर्थयात्री हैं या फिर टूरिस्ट या फिर दूसरे लोकल्स हैं वो फंस गए हैं अलग अलग रूट्स में, अलग अलग लोकेशंस में। एग्जांपल ले सकते हो उत्तराखंड जो फ्लड आई थी 2013 में, ये केस स्टडी यूपीएससी ने 2015 में पूछी, तो मतलब उसी समय की है, ऑलमोस्ट उसी समय की। अब देखो 1 लाख के आसपास पिलग्रिम्स, टूरिस्ट दूसरे लोकल्स फंस गए हैं। अब उनको बचाना आपकी जिम्मेदारी है, आपकी रिस्पांसिबिलिटी के अंतर्गत आता है।
जिसमें ये जो 1 लाख लोग फंसे हैं, इसमें सीनियर सिटीजन्स भी हैं, हॉस्पिटल में पेशेंट्स भी हैं, वुमेन भी हैं, चिल्ड्रन भी हैं, हाइकर भी हैं, टूरिस्ट भी हैं, रूलिंग पार्टीज के लोग भी हैं, रीजनल प्रेसिडेंट भी हैं, उनकी फैमिली भी है, काफ़ी कुछ है। इवन एडिशनल सेक्रेटरी जो है नेबरिंग स्टेट के वो भी हैं और जेल के प्रिजनर भी हैं, तो काफ़ी सारे लोग फंसे हुए हैं। अब देखो, आप उस स्टेट के सिविल सर्विसेज ऑफिसर हो, आपको ऑर्डर बताना है कि किस ऑर्डर में आप किसको पहले बचाओगे, किसको पहले रेस्क्यू करोगे। और आपने जो ऑर्डर बताया है कि जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स हैं मैं उनको बचाऊंगा, उसके बाद मैं एल्डर्स को बचाऊंगा, जो भी ऑर्डर आप देते हो, जो भी मतलब ऑर्डर आप बताते हो कि इस ऑर्डर में मैं विभिन्न सेक्शंस की जान बचाऊंगा, उसकी आपको जस्टिफिकेशन देनी है। केस स्टडी के आंसर के फ्रेमवर्क में बॉडी पार्ट को डिस्कस करने के बाद अब हम डिस्कस करते हैं कंक्लूजन के बारे में। कंक्लूजन देखो आंसर का फाइनल पार्ट होता है। जैसे देखो जीएस पेपर 1 2 3 के आंसर में आप 2-3 लाइन का जो कंक्लूजन लिखते हो, वैसा कंक्लूजन आपको केस स्टडी के आंसर में नहीं लिखना है। आपको केस स्टडी में बताना है फाइनल कौन सा डिसीजन आपके द्वारा लिया गया है। सभी पॉसिबल सिनेरियोज को एनालाइज करने के बाद आपको जो अपने आप से क्वेश्चन पूछना है वो ये है, सारी अप्रोचेस को कंसीडर करने के बाद कौन सा जो ऑप्शन है वो बेस्ट है, जो सिचुएशन को एड्रेस करता है, और किस बेसिस पे आप उस ऑप्शन को जस्टिफाई करोगे जो कि आपके द्वारा सिलेक्ट किया गया है। इसके साथ साथ आपको इस बात पर भी ध्यान देना है कंक्लूजन में कि आपके द्वारा जो डिसीजन लिया जाएगा वो पूरे ध्यानपूर्वक और सभी स्टेक होल्डर्स को ध्यान में रखते हुए आपके द्वारा लिए गए डिसीजन को इंप्लीमेंट किया जाए। तो ये सारी बातें आप ध्यान में रखो कंक्लूजन लिखते वक्त। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे देखो महेश यानी पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर से संबंधित केस था, आरटीआई थी उसके पास। इस केस में देखो आप कंक्लूजन लिख सकते हो कि पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर को अपने सक्सेसर को, यानी जो भी पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर होगा महेश के बाद, उसे सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी चाहिए बिना कुछ छुपाए कि देखो भैया ये बात है और जो डिसीजन मेरे द्वारा लिया गया था वो हालांकि गलत साबित हुआ है, बट अच्छी इंटेंशंस के साथ मैंने वो डिसीजन लिया था और कोई भी बुरी इंटेंशंस के साथ डिसीजन नहीं लिया था। और देखो इससे भी ज़्यादा गलती करना इंसान का नेचर है। जब कोई इंसान जानबूझ के गलती करता है तो उसको पनिश करना चाहिए और बिना छुपाए सारी बातें पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर को अपने सक्सेसर को बता देनी चाहिए। ये भी ध्यान में रखते हुए कि कल को अगर सारी इन्फॉर्मेशन सामने आती है तो कोई दिक्कत ना हो, मतलब पहले से महेश जो है वो बता के ना कि देखो सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मैंने डिस्क्लोज कर ली थी और उसके बाद डिपार्टमेंट के द्वारा जो डिसीजन लिया गया मैंने उसको माना है। तो इस प्रकार से पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर को करेज शो करनी चाहिए, मोरल रिस्पांसिबिलिटी लेने की जो एक्ट उसके द्वारा परफॉर्म किया गया है। इसके बाद देखो कई बार कुछ केस स्टडीज में आपसे फाइनल कोर्स ऑफ एक्शन पूछ लिया जाता है कि फाइनली आप क्या करोगे सिचुएशन को रिजोल्व करने के लिए। जैसे अमित का केस था, अमित कुमार अपनी आर्मी की बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर थे जिसमें खराब खाने की शिकायत आई थी। अब देखो चूंकि खाने की क्वालिटी से संबंधित कंप्लेंट्स रजिस्टर की गई थी लेकिन अमित तक पहुंचे नहीं, तो अमित की रिस्पांसिबिलिटी का तो ये फेलियर है। तो अमित कुमार क्या करेगा, इस सिचुएशन को रिजोल्व करने के लिए वो अपनी सुपीरियर अथॉरिटीज को सब कुछ करने करेगा और अमित कुमार को रेडी रहना चाहिए किसी भी डिसिप्लिनरी एक्शन का सामना करने के लिए। अब चूंकि अमित कुमार अपनी बटालियन का कमांडिंग ऑफिसर है, ये उसकी ड्यूटी बनती है अपने ऑफिसर्स को मोटिवेट रखना और बेस्ट पॉसिबल सर्विस प्रोवाइड करना अपने सोल्जर्स को, उसकी बटालियन में जो भी जवान है उनको। ये अमित की ड्यूटी है कि वो सोल्जर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे, आल्सो आर्मी की जो ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज है उनको भी प्रिजर्व करे, क्योंकि सोल्जर ने डिसिप्लिन का उल्लंघन किया वीडियो बनाकर, तो ये आर्मी की ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज का भी उल्लंघन है। तो इस सिचुएशन को इमीडिएटली रिजोल्व करना जरूरी है। तो ये स्टेप्स अमित के द्वारा लिए जा सकते हैं। एक इंक्वायरी गठन करें ताकि रिस्पांसिबिलिटी फिक्स की जा सके कि खराब खाने की क्वालिटी के लिए कौन जिम्मेदार है। इसके साथ साथ अमित बात करे, काउंसलिंग करे जो नाराज सोल्जर्स हैं उनकी और उनको भरोसा दे कि खाने की क्वालिटी में इंप्रूवमेंट होगी और दूसरी जो आपकी बेसिक आवश्यकताएं हैं उनमें भी कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। इसके साथ साथ अमित एक एनोनिमस यानी अज्ञात कंप्लेंट मैकेनिज्म भी एस्टैब्लिश करेगा ताकि किसी भी सोल्जर को शिकायत है तो वो उस डब्बे में डाल दे और अमित रेगुलरली उस डब्बे को खोल के देखे क्या किसी ने अपना नाम छुपा के शिकायत की है या फिर नहीं की है। अगर देखो इस प्रकार से प्रॉपर ग्रीवेंस रेगुलेशन मैकेनिज्म होगा तो फिर कोई भी सोल्जर सोशल मीडिया में नहीं जाएगा। इसके साथ साथ आर्मी वेबसाइट का भी इस्तेमाल किया जा सकता है आर्मी के सोल्जर से कनेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट स्टेप, जो सोल्जर्स हैं उनका भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए वेरियस एक्टिविटीज में, उनके साथ कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए ताकि उनकी आवश्यकताओं को समझा जा सके। नेक्स्ट, सीनियर और जूनियर ऑफिसर्स के बीच कॉन्टैक्ट होना चाहिए ज़्यादा ताकि कम्युनिकेशन गैप्स को फ्री किया जा सके। सिमिलर सी बातें हैं। इसके साथ साथ देखो खाने की क्वालिटी का और दूसरी जो बेसिक नीड्स है आर्मी में उनका रेगुलर ऑडिटिंग होनी चाहिए थर्ड पार्टी से ताकि पता लगाया जा सके क्या जवानों को जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है वो उनको मिल भी रही है या फिर नहीं मिल रही है। और देखो सिचुएशन को साफ करने के लिए मीडिया में क्लैरिफिकेशन दी जा सकती है कि सिचुएशन एक लोकल प्रॉब्लम थी और ताकि इससे होगा क्या, जनता का गलत परसेप्शन नहीं जाएगा आर्मी के बारे में। देखो आर्मी के बारे में जनता में अच्छी परसेप्शन होना जरूरी है, अदरवाइज तो फिर लोग आर्मी को ज्वाइन नहीं करेंगे ना, आर्मी को ज्वाइन नहीं करेंगे तो फिर देश की सुरक्षा कौन करेगा। तो अमित को ये सारे स्टेप्स लेने होंगे, ये कंक्लूजन में आपको लिखना है। उसी प्रकार से डीएसपी के केस स्टडी में आप ये सारी चीजें लिख सकते हो कि डीएसपी होते हुए मुझे गांव वालों के किसी भी अनजस्ट प्रेशर के तले घुटने नहीं देखने हैं। गांव वाले क्या चाहते थे कि एफआईआर लॉन्च नहीं की जाए जो चोर मारे गए हैं उनके संदर्भ में। तो डीएसपी को यानी आपको न्यूट्रल रहना है और सिचुएशन को एक पूरे बड़े कॉम्प्रिहेंसिव पर्सपेक्टिव से देखना है। दोनों पार्टीज को एक अपॉर्चुनिटी देनी जरूरी है कि दोनों पार्टीज मतलब जो चोर मारे गए हैं उनके परिवार वाले और विलेजर्स भी, दोनों पार्टीज को अपॉर्चुनिटी देनी है कि आप अपना व्यूज प्रेजेंट कीजिए इससे पहले कि अमित किसी कंक्लूजन तक पहुंचे और उसके बाद जो भी दोषी हैं उनको पनिश किया जाए लॉ के अकॉर्डिंग। फर्दर देखो पर्याप्त मात्रा में स्टेप्स लेने जरूरी है ताकि फ्यूचर में इस प्रकार की घटनाओं को होने से रोका जा सके। तो अमित यदि आप डीएसपी यानी आप ये सब चीजें इंश्योर करोगे कि जो अननोन एक्यूज्ड विलेजर्स हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, प्रॉपर कन्विक्शन होना चाहिए यानी अंतिम संस्कार होना चाहिए चोरों की बॉडीज का, एक कमेटी गठित की जाए ताकि इस पूरे मामले की फेयर इन्वेस्टिगेशन हो सके और एक्यूज्ड के अगेंस्ट कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाए कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद। और फ्यूचर में इन सभी घटनाओं को प्रिवेंट करने के लिए क्या करेगा डीएसपी, एक ग्राम सभा की मीटिंग बुलाएगा ताकि बिल्कुल जो फ्रेंडली वातावरण होता है उसमें कंफ्लिक्ट को रिजोल्व किया जा सके, गांव वालों को बताया जा सके कि भैया ला क्या है, आपको वायलेंस खुद से नहीं करना है, कानून को अपने हाथ में नहीं लेना है। कम्युनिटी पुलिसिंग स्टार्ट की जा सकती है लेकिन लोगों को समझाना होगा कि आपको सिर्फ चोर को पकड़ना है, उसके बाद काम है पुलिस का, ना कि खुद से जस्टिस देना है। मतलब परसुएशन की सहायता से आपको गांव वालों का एटीट्यूड चेंज करना है। इसके साथ साथ मीडिया का सहारा भी लिया जा सकता है कि इसको हाईलाइट करने के लिए ताकि लोगों में मतलब रूरल एरियाज में गांव वालों में ज़्यादा से ज़्यादा समझ विकसित हो और उनको पता लगे कि कानून हाथ में लेंगे तो सजा मिलेगी, इससे डेटर्स क्रिएट होगी। उनको बताया जाए कि देखो इस प्रकार से आप कानून अपने हाथ में लोगे तो ये डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है, इससे डेमोक्रेसी मोमोक्रेसी बन जाएगी। तो इस प्रकार से हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि कंक्लूजन किस प्रकार से आपको देना है केस स्टडी के आंसर में, मतलब केस स्टडी का फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए आंसर का, वो हमने कंप्लीटली डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम एथिकल अप्रोचेस के बारे में डिस्कस करेंगे, किस प्रकार से केस स्टडी में वेरियस जो एथिकल अप्रोचेस हैं उनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, एथिक्स के नेक्स्ट लेक्चर में आपका स्वागत है। देखो पिछले लेक्चर्स में हम केस स्टडी के बेसिक्स डिस्कस कर चुके हैं, हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि केस स्टडी के आंसर का फ्रेमवर्क कैसे होना चाहिए।
अब इस लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कैसे जो अलग अलग अप्रोचेस हैं, जैसे यूटिलिटेरियन अप्रोच, राइट्स अप्रोच, जस्टिस अप्रोच, कैसे इन सब अप्रोचेस को हम लगा सकते हैं केस स्टडी में, मतलब इन अप्रोचेस की सहायता से कैसे हम वेरियस डायमेंशंस ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यूटिलिटेरियन अप्रोच की। देखो, ना सिर्फ